हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता क्या है? ऐसे प्रकार के प्राणियों से लिया गया है जो अपना भोजन क्या कर सकते हैं, स्वयं बनाते हैं। अर्थात हम लोग बात कर रहे हैं स्वपोषी प्राणियों के बारे में। स्वपोषी प्राणी क्या होते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी प्राणी क्या है, अपना भोजन किसके बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब उन सभी प्रतिक्रियाओं से होता है जब सभी प्राणी या पेड़ पौधे मृदा से खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करते हुए वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य की प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया था? प्रकाश संश्लेषण की खोज जैन इंजेन हाउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? जैन इंजेन हाउस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण की खोज किया था। इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट किया गया है कि वे सभी प्राणी जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वपोषी प्राणी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, तो प्लांट करता क्या है, प्लांट सॉइल से क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं सनलाइट एवं पर्णहरित की उपस्थिति में अपने भोजन के निर्माण क्या करते हैं, ये स्वयं कर लेते हैं। उन्हें क्या कहता है? उन्हें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें सभी पेड़ पौधे मृदा से खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करते हुए वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य की प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं। उन्हें क्या कहता है? उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया था? जैन इंजेन हाउस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जैसे होते पेड़ पौधे होते हैं 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 12H2O gives सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ठीक है। इसके बनते क्या है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या है, मृदा से क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं एवं सूर्य की प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, वातावरण में क्या होती है, निर्मुक्त होती है। यह कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल टूट करके किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। अर्थात कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल टूट करके ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है, तो यह स्वपोषी प्राणियों में ये पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाएगा, स्वपोषी प्राणियों में पाया जाता है। स्वपोषी प्राणी क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के द्वारा क्या करते हैं, ये संपन्न करते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है जो प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर पहला होता है प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट, और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण द्वितीय होता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रकाशीय, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया बोलते हैं। और जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अप्रकाशीय। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया।
एक होता है प्रकाशीय विक्रिया, दूसरा क्या होती है अप्रकाशीय विक्रिया। पहला हम बात करते हैं किसकी, पहला हम बात करेंगे प्रकाशीय, हम पहला बात करेंगे प्रकाशीय विक्रिया के बारे में बात करेंगे। प्रकाशीय विक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन उसका क्या है कि इसमें क्या होता है, सभी पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का बनना, भोजन का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उससे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय विक्रिया कहा जाता है। प्रकाशीय विक्रिया का मतलब जिसमें किसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय विक्रिया कहा जाता है। और प्रकाशीय विक्रिया की खोज किसने किया था, प्रकाशीय विक्रिया की जो खोज था किसने किया है, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया है, हिल नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया था, प्रकाश संश्लेषण की खोज, प्रकाशीय विक्रिया की खोज किया था। और प्रकाशीय विक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो प्रकाशीय विक्रिया हम कह सकते हैं हम ग्रेना या थैलेट क्वार्ट्ज में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, थैलेट क्वार्ट्ज में संपन्न होती है। प्रकाशीय विक्रिया क्या है, एक ऐसी विक्रिया है जिसमें सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रकाशीय विक्रिया कहता है। प्रकाशीय विक्रिया का मतलब सभी पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ग्रेना या थैलेट नामक भाग में क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, फिर सेकंड आते हैं हम, सेकंड आते हैं अप्रकाशीय, आते हैं अप्रकाशीय विक्रिया। ठीक है, अप्रकाशीय विक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं डार्क, इसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन उसका क्या है कि इसमें सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने भोजन को बांटते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रकाशीय विक्रिया कहा जाता है। अप्रकाशीय विक्रिया का मतलब इसमें क्या होते हैं, जो बना हुआ भोजन होता है उसको क्या कहता है, उसको बांटा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, इसकी जो खोज था वो किया था ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने अप्रकाशीय विक्रिया की खोज किया था। यह विक्रिया कहाँ संपन्न होती है, यह विक्रिया संपन्न होती है स्ट्रोमा नामक भाग में। कहाँ पे, स्ट्रोमा नामक भाग में क्या होती है, संपन्न होती है। तो अप्रकाशीय विक्रिया क्या है, एक ऐसी विक्रिया जिसमें सभी पेड़ पौधे बने हुए भोज्य पदार्थों क्या करते हैं, बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अप्रकाशीय विक्रिया कहा जाता है। अप्रकाशीय विक्रिया की खोज किसने किया था, इसकी खोज ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किया। अप्रकाशीय विक्रिया क्या है, एक ऐसी विक्रिया जिसमें सभी पेड़ पौधे अपने भोजन क्या करते हैं, बांटते हैं, जिसकी खोज किसने किया था, ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा नामक भाग में क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण की खोज जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें सभी पेड़ पौधे मृदा से खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करके वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य के प्रकाश और हरी के उपस्थिति में अपने भोजन के निर्माण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कितने भागों में बांटा गया, दो, कौन कौन सा, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। प्रकाशीय विक्रिया क्या है, जिसमें भोजन का निर्माण होता है, और अप्रकाशीय जहाँ भोजन को बांटा जाता है। सीधा सीधा है कि जहाँ पे प्रकाशीय की बात हो, जहाँ पे क्या हो, प्रकाशीय की बात हो, तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन बनता है, और जहाँ पे क्या हो, अप्रकाशीय विक्रिया की बात हो, तो अभिक्रिया यहाँ पे क्या भोजन को बांटा जाता है, क्या किया जाता है, बांटा जाता है। प्रकाशीय विक्रिया में क्या होगा, भोजन बनता है, अप्रकाशीय विक्रिया भोजन को बांटा जाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर यही है, प्रकाशीय विक्रिया भोजन बनता है, अप्रकाशीय विक्रिया भोजन को बांटा जाता है। दोनों में क्या है, ये मुख्य अंतर होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता। प्रकाश संश्लेषण क्या की आवश्यकता क्या है पेड़ पौधों को,
आखिर क्यों ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या होती है? संपन्न होती है। इसका क्या है? इसकी निम्न आवश्यकता होती है। क्या होती है? निम्न आवश्यकताएं होती हैं। इसकी क्या होती है? निम्न आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती हैं? इसकी निम्न आवश्यकताएं होती हैं। नंबर पहला, ऊर्जा की आपूर्ति। क्या होगी यहाँ पे? क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। फिर इसके बाद ऊर्जा की जब आपूर्ति हो जाएगा तो क्या करेंगे? रोग मुक्त हो जाएंगे, है ना? ये क्या हो जाएंगे? ये रोग मुक्त हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे? अपना क्या करेंगे? ये स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? अपनी क्या करेंगे? जो दैनिक दिनचर्या है, इनकी जो दैनिक दिनचर्या जो कार्य था उसको संपन्न करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इस ऊर्जा का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करेंगे, मरम्मत करने के लिए करेंगे। तो यही क्या होती है? इसकी आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है, निम्न आवश्यकता होती है। नंबर पहला, इसमें क्या होता है? ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। यदि ऊर्जा की आपूर्ति हो गया तभी तो क्या होंगे? ये रोग मुक्त होंगे। क्या होंगे? ये रोग मुक्त होते हैं। फिर इसके बाद इनका स्वास्थ्य बना रहेगा। फिर इसके बाद ये क्या करेंगे? उपयोग क्या करेंगे? अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न करने के क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। फिर सेकंड होता क्या है? सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं? इस ऊर्जा का उपयोग अपनी वृद्धि एवं क्या करते हैं? मरम्मत के लिए इसका क्या करते हैं? उपयोग करते रहते हैं। ठीक है। जो किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के क्या होते हैं? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो कि यदि प्रकाश संश्लेषण जहाँ पे क्या होगा तो उनकी आवश्यकता होती है, यदि नहीं होगा तो नहीं आवश्यकता होगी। नंबर पहला क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य की प्रकाश नहीं होगी तो क्या प्रकाश संश्लेषण संपन्न होगा? कभी भी नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सूर्य की प्रकाश। दूसरा, खनिज पदार्थ होगा। क्या होगा? इन्हें क्या किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जो खनिज पदार्थ होते हैं कहाँ घुले होते हैं? ये जल में घुले होते हैं। जब ये जल का अवशोषण करेंगे तब क्या होगा? जो खनिज पदार्थ होगा कहाँ पहुंचेगा? पादप में पहुंचेगा, जिससे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। ठीक है। नंबर क्या है? नेक्स्ट बात, इसे किसकी आवश्यकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगा। किसका जरूरत होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। किसको? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों किसकी जरूरत होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और नंबर नेक्स्ट होता है पर्णहरिम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? पर्णहरिम की जरूरत होती है। तो जो पर्णहरिम होता है, तो पर्णहरिम क्या होता है? एक प्रकार की वर्णक होती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया क्या करती है? ये संपन्न करने का कार्य करती है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के कितने जरूरी तत्व हैं? नंबर पहला क्या है? सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। सेकंड क्या है? खनिज पदार्थों की आवश्यकता एवं जल की आवश्यकता होती है। सेकंड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत की आवश्यकता होती है। फिर इसका नंबर नेक्स्ट किसकी आवश्यकता होती है? इनको पर्णहरिम की जरूरत होती है। यदि पर्णहरिम इनको न मिले तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कभी भी संपन्न नहीं होगा। कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उसी में संपन्न होगा जिसमें क्या पाई जाएगी? पर्णहरिम पाई जाएगी। और जिसमें पर्णहरिम नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? अनुपस्थित होती है, अर्थात वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते क्या है? पर्णहरिम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पर्णहरिम पढ़ेंगे। कहा जाता है पर्णहरिम की खोज स्टिम्पन नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या है? खोज किया था। ठीक है। इन्होंने बताया था क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये हरा वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? ये हरा वर्णक होते हैं
जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होते हैं, ये काफी मददगार होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करना एवं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। और ये किसके भाग होते हैं, ये किसके भाग होते हैं, ये भाग होते हैं लवक के। किसके भाग होते हैं, लवक के। लवक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होता है। पहला कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन निर्माण प्लस हरा रंग देने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो भोजन निर्माण एवं हरा रंग प्रदान करने में सहायक होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये क्या करता है, ये करता है भोजन, यह भोजन संचय का काम करते हैं। क्या करते हैं, यह भोजन संचय का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन निर्माण एवं हरा रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, यह भोजन संचय में सहायक होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो ये क्या देते हैं इनको, पेड़ पौधों को खाली रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो फिर समझ में आ गया कि लवक क्या होता है। तो लवक पादप में क्या है, पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार की वर्णक होती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन हाँ, लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने लवक शब्द का प्रयोग किया था। किसने, लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इनके अनुसार जो लवक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यह भोजन निर्माण एवं हरा रंग में सहायक होते हैं। सेकेंड क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन संचय में सहायक होते हैं। और नंबर 3 क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, यह रंग प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, हम पढ़ते हैं क्या है, हम अब रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। तो रंध्र क्या होता है, रंध्र क्या होता है, रंध्र क्या, पत्ती के मध्य में एक छोटे छोटे संरचना के रूप में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, एक छोटी सी संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जैसे हम कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, फिर उसको बाहर निकालना, फिर वापस सर्जन और प्रक्रिया को संपन्न करने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जो क्या कराते हैं, ये रंध्र कराते हैं। रंध्र क्या होते हैं, पत्ती के मध्य में यहाँ पे छोटे छोटे क्या संरचना के रूप में ढेर सारे क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। कहा जाता है रंध्र पत्ती में एक छोटी सी संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित होने वाली एवं निष्कासित होने वाली गैसों के आदान प्रदान एवं अनुवाद को सर्जन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, जो चित्र यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है और वाष्प और ऑक्सीजन क्या होते हैं, वो बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये वाष्प सर्जन में क्या होते हैं, ये सहायक होने का कार्य करते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि इनमें क्या होती हैं, रक्षक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब गार्ड सेल। कौन सी सेल, गार्ड सेल पाई जाती हैं। गार्ड सेल का काम क्या होता है, तो यह रंध्रों क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो रक्षक कोशिकाएं क्या करती हैं, ये रंध्र को सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे इसको खुलने और बंद होने में इसको सहायता भी मिले और इसकी दीवार क्या है, न टूटने पाए। तो इसकी दीवार को टूटने से भी क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन करते हैं, मतलब बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो रंध्र होते हैं ना, ये क्या है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें क्या पाया जाता है, इनमें केंद्रक भी पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, इनमें केंद्रक भी पाया जाता है। और केंद्रक की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, इनकी जो समन्वय में क्या होता है, नियंत्रण करने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, आपको टोटल किसमें मिल गया कि रंध्र क्या होता है, रंध्र
क्या होता है, पत्ती के मध्य में छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, जो गैसेस एक्सचेंज करने या हम ऐसे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण एवं जल को बाहर निकालने में क्या होते हैं, ये मददगार होते हैं। इनमें केंद्रक पार आता है और इसके बाद इनमें क्या पाते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जिनका काम क्या होता है, इसको खोलने और बंद होने में क्या करती हैं, इनकी मदद करने का कार्य करती है। ठीक है। अब हम आते हैं क्या, पर्णहरिम की संरचना आते हैं। किसकी आते हैं, हम पढ़ते हैं पर्णहरिम की संरचना पढ़ते हैं। ठीक है। तो पर्णहरिम की संरचना बनती कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पर्णहरिम की संरचना है। पर्णहरिम संरचना में हमारे पास ये टोटली जो भाग बना है, ये क्या होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है। एक ग्रेनम भाग होता है और एक ग्रेनम लगभग कितनी संख्या पाई जाती है, ग्रेना की लगभग 40 से 60 संख्या होते हैं। कितने होते हैं, एक कॉलम इनकी संख्या कितनी हुई, 40 से 60 इनकी संख्या होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, ग्रेना को क्या बोलते हैं, शक्ति का, इन्हें क्या बोलते हैं, शक्ति का सिक्का कहा जाता है। किसको, ग्रेना को क्या बोलते हैं, शक्ति का सिक्का कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, संचय होता है। और ये जो ग्रेनम होता है, ये क्या होते हैं, ग्रेना के समूहों को ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेना के समूहों को ग्रेनम कहा जाता है। और एक समूह में की संख्या कितनी होती है, एक समूह में की संख्या कितनी होती है, 40 से 60 की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो बीच में जो लगा हुआ भाग है, ये जो हमारे पास ये जो कनेक्शन है, ये जो बीच में कनेक्शन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पटलिकाएं होती है। क्या होती हैं, पटलिकाएं होती हैं। पटलिकाओं में क्या क्या होता है, दो ग्रेनम को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। जो दो ग्रेनाएं होती हैं, इनको क्या करती है, आपस में ये जोड़ने का काम करती है। इनका जो जुड़ाव होता है, ये जो जुड़ाव वाला भाग हमारे पास है, इसी को क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका कहा जाता है। क्या होता है, इसको पटलिकाएं कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये जो स्पेस बना हुआ है, ये जो स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस में क्या बना होता है, इसमें बना होता है स्ट्रोमा होता है। यही वो स्ट्रोमा है जहाँ पे कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया पाई जाती है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पाई जाती है, स्ट्रोमा नामक भाग में संपन्न होता है। अप्रकाशीय की खोज किसने किया था, ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया था, अप्रकाशीय अभिक्रिया खोज किया था। अब ग्रेना या हम इसको क्या बोल सकते हैं, थैलेकोइड्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी विक्रिया होती है, यहाँ पे कौन सी विक्रिया होती है, प्रकाशीय विक्रिया होती है, जिसकी खोज किसने किया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। तो ये किसका संरचना है, यह पर्णहरिम की संरचना है। और पर्णहरिम होता क्या है, तो पर्णहरिम क्या है, ये पादप कोशिकाओं में
कहाँ किस भाग में पाए जाते हैं? ये पत्ती के, ये पत्ती के मीसोफिल, कहाँ? ये पत्ती के मीसोफिल नामक भाग में पाए जाते हैं। पत्ती के मीसोफिल नामक भाग में पाए जाते हैं। पत्ती के मीसोफिल पढ़ने में कहाँ पाई जाती है? पत्ती के मीसोफिल नामक भाग में पाई जाती है। जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाने एवं क्या होता है? उसके तोड़ने, विखंडन या उसको बांटने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जैसे ग्रेना होता है, ग्रेना क्या बोलते हैं? शक्ति का सिक्का का रहता है। ये सिंगल फॉर्म होते हैं। ये जो सिंगल होता है, सिंगल, उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रेना कहेंगे। यदि वो समूह में है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। और एक समूह में इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 से 60 इनकी संख्या होनी चाहिए। कितनी संख्या? 40 से 60 इनकी संख्या होनी चाहिए। और इनके जो दो मध्य में जो ग्रेनम जो जुड़ाव होती है ग्रेनम की, उसे क्या बोलते हैं? उसे पटलिकाएं कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसे पटलिका कहा जाता है या थैलेक्वाइड्स कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है? प्रकाशीय विक्रिया नामक संपन्न होती है, जिसको किसने खोजा था? हेल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। लेकिन जो बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में कौन सी विक्रिया होती है? अप्रकाशीय विक्रिया होती है। अप्रकाशीय विक्रिया मतलब जहाँ पे भोजन को बांटा जाता है। भोजन को क्या कहता है? बांटा जाता है। भोजन को क्या कहता है? भोजन को बांटा जाता है। जिसकी खोज किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह स्पष्ट होता है कि क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? ये स्वयं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कीट भक्षी होते हैं या दूसरे प्राणियों को भी क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी? कीट भक्षी पादप की बात करते हैं। कीट भक्षी पादप की तो क्या होता है? ऐसे पादप जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? ये नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? नाइट्रोजन के लिए खाएंगे। ये क्या है कि जो कीड़े मकोड़ों खा गए वहां से पोषण प्राप्त नहीं करते हैं। कि मतलब क्या है? कीड़े मकोड़ों को खा लिया और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा इनके पास प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन क्या होती है? कमी होती है। ये मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जो क्या है? कीड़े मकोड़ों को नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़ों खाते हैं। हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे नेपथेन्स हो सकता है, इसके बाद ड्रोसेरा हो सकता है, इसके बाद फ्लाई वेनस ट्रैप हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद पीचर प्लांट हो सकता है। तो ऐसे पौधे होते हैं जो क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। तो कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा? नेपथेन्स, ड्रोसेरा, फ्लाई वेनस ट्रैप और पीचर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या है? परजीवी पौधे आते हैं। परजीवी पादप आते हैं। ठीक है, तो परजीवी पादप क्या होते हैं? ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन या पोषण किसी दूसरे पौधे को रुक करके प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी पौधा बोलते हैं। परजीवी पौधा मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो? किसी दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी पादप कहा जाता है। परजीवी पादप मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो?
किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हो या किसी दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी पादप कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा अमरबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरबेल के पौधे होते हैं। तो अमरबेल क्या होता है? अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। यह दूसरे पौधों पर उग करके क्या करते हैं? वहां से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर उग करके अपना भोजन क्या करते हैं? ये प्राप्त करते रहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें परजीवी पौधा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी पौधा। परजीवी पौधा मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो? किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं या दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी पौधा कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है? अब आते हैं क्या है? मंड का परीक्षण आते हैं। मंड का परीक्षण हम लोग आखिर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि पेड़ पौधा क्या है? मंड बन चुका है, तो उसका हम परीक्षण कैसे करेंगे? तो उसका परीक्षण क्या है? सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। पहला क्या है? एक हम क्या करेंगे? एक ताजा पत्ती लेंगे। ठीक है, मतलब एक ताजा पत्ती को हम तोड़ लेंगे। ठीक है, ताजा पत्ती क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। ठीक है, हम ताजा पत्ती को तोड़ लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? ताजे जल में क्या करेंगे? ताजे जल में उसको धोना। उसको ताजे जल में उसको क्या करेंगे? उसको धो लेंगे उसको। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? उस पत्ती को हम क्या करेंगे? जल के साथ, जल साथ हैं उसको जल के साथ उसको क्या उबालेंगे। उसको क्या करेंगे? कहाँ उबालेंगे? उसको जल में उबालेंगे। जल को उबालने के बाद जल में उस पत्ती को फिर क्या करेंगे? उसको फिर हम क्या करेंगे? ताजे जल में उसको फिर से धोएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पहले ताजा पत्ती तोड़ लेंगे। ठीक है, मतलब एक ताजी पत्ती, एक नई पत्ती, मतलब सूखी पत्ती नहीं, एक ताजी पत्ती, एक हरी पत्ती। मतलब किसकी बात है? एक हरी पत्ती की बात है। एक हरी पत्ती को हम तोड़ लेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे? ताजे जल में उसको धो लेंगे। फिर क्या करेंगे? जल के साथ उसको पत्ती को क्या करेंगे? उबालेंगे। फिर क्या करेंगे? ताजे जल में फिर से उसको धो लेंगे। किसको? जो पत्ती उबल चुकी है उसको फिर से धोएंगे। धोने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? आयोडीन का हम लोग आयोडीन का एक विलेन बनाएंगे। ठीक है, विलेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ बूंदे कहाँ डालेंगे? उस पत्ती पर डालेंगे। कहाँ डालेंगे? पत्ती पर, उस पत्ती पर हम डाल देंगे। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा? निष्कर्ष हमारा निकलेगा कि जहां पे क्या होगा? जहां पे गाढ़ा भूरा रंग होगा, जहां पे गाढ़ा भूरा रंग होगा वह दर्शाएगा क्या है? वहां पे क्या आ गया है? मंड होते हैं। क्या होते हैं? मंड होता है। क्या होता है? मंड होगी। ठीक है, तो मंड चेक करने का सबसे आसान तरीका है। पहले क्या करेंगे? हम एक ताजे पत्ती को तोड़ लेंगे। ठीक है, ताजे पत्ती तोड़ने के बाद क्या करेंगे? उसको ताजे जल में फिर धोएंगे। उसको क्या करेंगे? ताजे जल में उसको धो लेंगे। धोने के बाद क्या करेंगे? फिर उसको जल के साथ उसको क्या करेंगे? उबालेंगे। उबालने के बाद फिर क्या करेंगे? ताजे जल में फिर से उसको धोएंगे, जो पत्ती उबाल के रखा था हमने। फिर इसके बाद क्या करेंगे? उसको आयोडीन का एक विलेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयोडीन का विलेन बनाएंगे। फिर आयोडीन के विलेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे? उस पर कुछ बूंद क्या करेंगे? पत्ती पर डाल देंगे और हम उसको सुखाने के लिए छोड़ देंगे। जब पत्ती सूख जाएगी, जहाँ पे गाढ़ा भूरा रंग बना है, जहाँ पे क्या बना है? गाढ़ा भूरा रंग बना है या काले काले से धब्बे बने रहते हैं, इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है? वहां पे मंड प्रेजेंट है। अब मंड का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10O5 होल की पावर n। ये क्या होता है? ये मंड का सूत्र होता है। ठीक है, मंड का सूत्र क्या होता है? C6H10O5। ये क्या होता है? ये मंड के सूत्र होते हैं। ठीक है, अब मंड कितने प्रकार के होते हैं?
मंड के प्रकार। मंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला स्थायी मंड और दूसरा अस्थायी मंड। जो स्थायी मंड होता है वो कहाँ बनता है? बीज एवं फलों में बनता है। और अस्थायी मंड एक है बनने के तुरंत बाद उपयोग कर लिया जाता है। उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो मंड क्या होता है? तो पौधे का अतिरिक्त संचित ऊर्जा, पौधे की अतिरिक्त संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। ठीक, मंड क्या है? अतिरिक्त संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? मंड कहलाती है। मंड क्या है? पौधे की अतिरिक्त संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? मंड 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? स्थायी मंड और अस्थायी मंड। जो स्थायी मंड होती है ये लंबे समय के लिए संचित होते हैं। इससे भविष्य में क्या है? इससे नया पौधा भी क्या उग सकता है। जैसे बीज हो गया और फल हो गया। बीज और फल क्या होते हैं? स्थायी मंड के अंतर्गत आते हैं। और अस्थायी मंड के अंतर्गत क्या आता है? वो बनने के तुरंत बाद क्या होते हैं? पौधा क्या करता है? अपनी जैविक कार्य में क्या करता है? उसको उपयोग कर लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं? अस्थायी मंड कहा जाता है। ठीक है, फिर जो होता है मंड के कण। मंड के कण कितने होते हैं? 2 होता है। कौन कौन सा? एक होता है एमाइलोस होता है। दूसरा क्या होता है? पेक्टिनो एमाइलोस होता है। क्या होता है? एमाइलोस और पेक्टिनो एमाइलोस होती है। जो एमाइलोस होती है ये कैसी होती है? एक चिकनी होती है। ठीक है, और जो पेक्टिनो एमाइलोस होता है ये क्या होती है? ये दानेदार होती है। क्या होती है? यह दानेदार होती है। जैसे हमारे पास जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, ठीक है, और कुछ आलू हो गए जो क्या होते हैं? जिसमें दाने पाए जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसमें कौन सा मंड पाई जाएगी? पेक्टिनो एमाइलोस पाई जाएगी। और जो एमाइलोस होती है क्या होती है? चिकनी होती है। जैसे कटहल हो गया, आम हो गया और कुछ फलें हो गई, जिसमें क्या पाई जाती है? एमाइलोस पाई जाती है। जो किसके भाग होते हैं? मंड के कण होते हैं। तो मंड के कण कितने होते हैं? 2, एमाइलोस और पेक्टिनो एमाइलोस। एमाइलोस और पेक्टिनो एमाइलोस। एमाइलोस क्या होती है? ये चिकनी होती है। और पेक्टिनो एमाइलोस क्या होती है? ये दानेदार होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। तो अमीबा होता क्या है? सबसे खास बात यह है कि अमीबा की जो खोज था किसने किया था? रसेल वान रोसेन हाफ नामक वैज्ञानिक ने 1755 ईस्वी में किया था। क्या किया था? 1755 ईस्वी में किसकी खोज किया गया था? अमीबा की खोज किया गया था। अमीबा की खोज किसने किया था? रसेल वान रोसेन हाफ नामक वैज्ञानिक ने 1755 ईस्वी में किया था। इन्होंने इसे क्या बोला था? इन्होंने बोला था छोटा प्रोटियस कहा था। क्या कहा था? छोटा प्रोटियस नाम दिया था इन्होंने। या हम कह सकते हैं सूक्ष्म प्रोटियस भी कह सकते हैं इसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रोटियस कहा जा सकता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं लघु प्रोटियस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या नाम कह सकते हैं? छोटा प्रोटियस या लघु प्रोटियस नाम किसने दिया था? रसेल वान रोसेनहाफ ने कहा था। और इसे क्या बोलते हैं? इसे समुद्र का काल्पनिक देवता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संसार का क्या होते हैं? ये अमर प्राणी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? यह एक कोशिकीय प्राणी होता है। कैसा होता है?
यह एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। मतलब इनके संपूर्ण शरीर का विकास कैसा होता है? केवल एक कोशिका होती है। जब संपूर्ण शरीर का विकास केवल एक कोशिका हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी किसे कहेंगे? ऐसे प्राणी जिनके संपूर्ण शरीर का विकास क्या हो? केवल एक कोशिका हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय प्राणी बोलते हैं। अर्थात ये हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यदि इन्हें देखने की आवश्यकता है तो हम कैसे देखेंगे? इन्हें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता के द्वारा क्या करेंगे? इनको हम देखते हैं। ठीक है, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें हम नहीं देख सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जल में। और इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार होता है अनियमित आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अनियमित आकार के होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, इनके शरीर का कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यह इस तरीके के शरीर क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ये प्रोटोजोआ होते हैं जिनके शरीर का हम व्यास कर सकते हैं। इनके शरीर का व्यास लगभग 0.2 mm से लेकर के 0.5 mm तक क्या हो सकता है? व्यास में पाया जा सकते हैं। इनके शरीर का व्यास कितना होता है? 0.2 mm से लेकर के 0.5 mm तक इनके शरीर क्या होता है? व्यास पाई जा सकती है। किसका? अमीबा का। अमीबा की खोज किसने किया था? रसेल वान रोसेनहाफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसकी खोज किया था। इनके अनुसार इसे क्या कहा गया है? लघु प्रोटियस नाम दिया गया। किसको? अमीबा को। अमीबा को लघु प्रोटियस किसने कहा था? रसेल वान रोसेनहाफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने क्या कहा इसको? समुद्र का काल्पनिक देवता भी कहा गया। क्यों? क्योंकि संसार में क्या होते हैं? अमर प्राणी होते हैं। ये कभी भी मरते नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शरीर क्या होती है? एक कोशिका बनी होती है। एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। मतलब इनके संपूर्ण शरीर का विकास क्या होता है? केवल एक कोशिका से होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? एक जल में पाए जाते हैं। इनके शरीर का आकार कैसा होता है? अनियमित। मतलब कोई भी आकार इनका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इनके शरीर की लंबाई कितनी होती है? 0.2 mm से लेकर के 0.5 mm इनके शरीर क्या होता है? व्यास में पाए जाते हैं। और इनमें जो होता है पोषण कौन सी पाई जाती है? तो इनमें पोषण कौन सा पाया जाता है? इनमें भोजन यह क्या होते हैं? प्राणी संभोजी होते हैं। प्राणी संभोजी होते हैं। प्राणी संभोजी का मतलब क्या होता है? प्राणी संभोजी का मतलब जिसमें भोजन का पाचन क्या हो? 5 माध्यम हो। प्राणी संभोजी मतलब जिसमें भोजन का माध्यम 5 माध्यम पचे तो उसे क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है। ये पैतृक अमीबा है। ठीक, ये पैतृक अमीबा था हमारे पास। ये पैतृक अमीबा था और इसके पास कुछ भोजन के क्या हो गए? इसको कुछ भोजन के कण क्या है? भोजन के कण यहाँ पे इसको दिखाई दिया या इसको क्या हुआ? यहाँ बाहर से क्या हुआ? इसको महसूस हुआ। ये क्या था? भोजन के कण। क्या थे? भोजन के कण इसको मिल गया। इसका ये क्या है? इसका केंद्रक है और ये रिक्तिका है। क्या है? ये रिक्तिका है और ये कोशिका द्रव्य। क्या है? यह कोशिका द्रव्य होती है। यह केंद्रक है, इसके पास ये रिक्तिका होती है। ये कोशिकीय प्राणी था। अब इसके शरीर के कंटेंट के पास क्या हो गया? एक भोजन का कण आ गया इसके पास। ठीक है, जब भोजन का जैसे ही कण इसके पास आया तो इसने क्या किया? इसने इस भोजन के कण को क्या किया? एक छोटा सा उभार बनाया इसने और क्या किया? उस भोजन को इसने भोजन को घेर लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूट पदार्थ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? या इसको बोल सकते हैं हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया कर सकते हैं। कूट पदार्थ या स्यूडोपोडिया के मदद से क्या करते हैं? भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद फिर ये करते क्या है?
उस भोजन के कण को क्या करेंगे, या उस भोजन के कण को क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर देते हैं। ठीक है, उस भोजन कण को चारों तरफ से घेर लेंगे। एक चारों तरफ से भोजन क्या करेंगे, एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे, पचाने की क्या करने लगेंगे, एक कोशिश करने लगेंगे। किसकी सहायता से, एंजाइमों की सहायता से पचाने लगेंगे। और जैसे वो पच जाएगा तो क्या होगा, उसका शरीर में क्या होगा, उसका फैलाव होने लगेगा। क्या होने लगेगा, उसका फैलाव होने लगेंगे। ये जो भोजन का कण था ये पचा और पूरे शरीर में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, मतलब उसका बंटवारा होने लगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो केंद्रक था और क्या होगा, यहाँ पे पूरा भोजन क्या होगा, पूरे शरीर में क्या होगा, फैल जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भोजन था, जो अपशिष्ट पदार्थ था, अपशिष्ट पदार्थ, उसको क्या किया जाएगा, बॉडी से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या था, ये अमीबा में पाचन था। अमीबा ने क्या किया, पले गया है, एक छोटा सा अमीबा था, उसको जैसे ही भोजन का कण मिला, उसने क्या किया, कूट पदार्थ की सहायता से क्या किया, उस भोजन को चारों तरीके से उसको घेर लिया। घेरने के बाद उसने क्या किया, एंजाइम की सहायता से, एंजाइम एवं रिक्तिका की सहायता से उसने पचाने की उसको कोशिश किया। यदि भोजन क्या किया जाएगा, रिक्तिका की सहायता से पचाया जाता है। इसीलिए रिक्तिका को भोजन रिक्तिका के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। रिक्तिका को भोजन रिक्तिका क्यों कहते हैं, क्योंकि रिक्तिका में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। किसी में पाचन होगा, रिक्तिका में भोजन का पाचन होने के कारण रिक्तिका को क्या कहता है, भोजन रिक्तिका कहते हैं। किसको, रिक्तिका को। रिक्तिका क्या बोलते हैं, भोजन रिक्तिका के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक उसकी प्राणियों में क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जब क्या करता है, जब भोजन पच जाता है तो उसको क्या करता है, तो उसको क्या करता है, बाहर निकालते हैं। ऊर्जा का अवशोषण क्या किया जाता है, ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण शरीर की मरम्मत करने के लिए किया जाएगा। किसके लिए, मरम्मत करने के लिए। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, अपशिष्ट क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चित्र का नाम क्या है, इस चित्र का नाम है अंतर्ग्रहण। क्या नाम इसका है, अंतर्ग्रहण। जहाँ पे भोजन को क्या किया जाएगा, शरीर से अंदर लिया जाएगा। जहाँ पे भोजन क्या होगा, शरीर से अंदर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे दूसरा है पाचन होता है। दूसरे चित्र का नाम क्या है, पाचन। मतलब वहां में जो भोजन का कण था वो क्या होने लगा था, वो पचने लगा था, तो उसे क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। और जो तीसरा चित्र है इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, अवशोषण है। तो अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, पाचन के बाद उत्सर्जित ऊर्जा क्या किया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलते हैं। और जो चित्र नंबर 4 है, चित्र नंबर 4, इसका नाम क्या है, आत्मसात्करण नाम इसका। क्या नाम है इसका, आत्मसात्करण। तो आत्मसात्करण में क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग शरीर के क्या किया जाएगा, मरम्मत, वृद्धि और विकास के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग कर लिया जाता है। फिर इसके बाद जो लास्ट में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, चित्र का नाम वही छिपड़ है। ठीक है, ये अमीबा था। अमीबा क्या है, एक नॉर्मल था, जो क्या है, जिसकी खोज किसने किया था, रसेल वान रोसेनहाफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये कहाँ पाए जाते हैं, जलीय प्राणी होते हैं। इनके शरीर का कोई भी संरचना स्थायी नहीं होती है। और इनके शरीर के अंदर जैसे क्या है, भोजन के कण इनको दिखाई देता है, तो इनके शरीर के बाहर क्या होता है, एक उभार उत्पन्न, शरीर के बाहर उत्पन्न उभार को क्या बोलते हैं, कूट पदार्थ या स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं,
स्यूडोपोडिया कहलाता है। और स्यूडोपोडिया काम क्या होता है? भोजन को पकड़ने एवं क्या है चलने या टहलने में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। और जैसे ही भोजन शरीर के अंतःग्रहण होता है तो अंतःग्रहण के बाद क्या होती है? पाचन नामक प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होने लगती है। पाचन में क्या होता है कि यहाँ पे जो रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं क्या भोजन को घेर करके एंजाइम की सहायता से भोजन को पचाने लगती हैं। कौन पचाता है? तो रिक्तिकाएं भोजन को चारों तरफ से घेर लेती हैं और भोजन पचाने का कार्य करने लगती हैं। फिर इसका जब भोजन जब पच जाता है तो पाचन के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा का क्या किया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। तो तीसरा चीज कौन सा है? अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा? जो भोजन था वो टूट के किसमें कर गया? ऊर्जा में। और ऊर्जा क्या किया जाएगा? यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण के बाद जो ऊर्जा था जो अवशोषित कर लिया गया था उसका उपयोग क्या किया जाएगा? शरीर की मरम्मत एवं विकास के लिए उसका उपयोग कर लिया जाता है। इसके बाद जो भी आपसे जरूरत थोड़ी नहीं कि जितना उसके पास भोजन आया था वो पच ही जाएगा। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो नहीं पचते हैं तो उनका उपयोग क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण होता है। तीन में कौन सा पाचन पार आता है? तीन में पार आता है प्राणी संभोजी। ठीक है, ये कौन से प्राणी होते हैं? प्राणी संभोजी होते हैं। क्या होते हैं? प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का मतलब ऐसे प्राणी जिन्हें भोजन क्या होता है? 5 माध्यमों में पचता है। क्या होता है? 5 माध्यम में भोजन पचता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। कौन कौन सा? 5। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ये 4 क्या है? 5 प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। अंतःग्रहण में भोजन को अंतर लेना, और पाचन में क्या होता है? भोजन को तोड़ देना। फिर तीसरा क्या होता है? पचे हुए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करना। आत्मसात करने में ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोग करना। और बहिक्षेपण में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना, जिसको हम जोड़ सकते हैं कि जैसे अंतःग्रहण, और दूसरा क्या था? पाचन, तीसरा अवशोषण, तीसरा आत्मसात्करण, और इसके बाद 5वां बहिक्षेपण। अंतःग्रहण में क्या होता है? भोजन को शरीर के अंदर लेना, या क्या किस में ले सकते हैं? वो भोजन क्या लेना है? मुख में लेना है। पाचन, भोजन किस में टूट गया? ठोस से किसे टूट गया? सरल में टूट गया, तो इसे क्या बोलेंगे? पाचन। जहाँ पे क्या होता है? सिंप्लीफाई होती है। पाचन में क्या होगा? ठोस का क्या होगा? सरल में सिंप्लीफाई होता है। और शोषण में पाचन के दौरान क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा। ठीक है। फिर आत्मसात्करण में क्या होगा? ऊर्जा का उपयोग शरीर की मरम्मत एवं क्या किया जाएगा? एवं वृद्धि के लिए क्या किया जाएगा? उपयोग कर लिया जाता है। क्या कहता है? उपयोग कर लिया जाता है। और बहिक्षेपण क्या होगा? अपशिष्ट का क्या होगा? अपशिष्ट का क्या होगा? निष्कासन होगा। क्या होगा? अपशिष्ट का निष्कासन किया जाता है। ठीक है। तो यदि आज का वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।